हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम बात करेंगे अपने डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एससीपी की, जिसको हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। इसमें हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है हॉस्पिटल फार्मेसी। आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हॉस्पिटल फार्मेसी हमारा चैप्टर फर्स्ट है। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पीसीआई के अकॉर्डिंग। पीसीआई के अकॉर्डिंग हमें डेफिनेशन, स्कोप, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट्स, जॉब स्पेसिफिकेशन, वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब पढ़ना है इसमें। फोर्थ टॉपिक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसको हम जीपीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये पढ़ना है। हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, एफआईपी बेसल स्टेटमेंट पढ़नी है, एएचएसपी ये भी इसको कवर करना है फर्स्ट चैप्टर में। और लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू एनक्यूएएस गाइडलाइंस। ये स्टूडेंट एनएक्यूएस नहीं है, एनक्यूएएस गाइडलाइंस है, ठीक है। NABH एक्रेडिटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ये सभी हमको चैप्टर फर्स्ट में हॉस्पिटल फार्मेसी में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल क्या होता है? जब हम हॉस्पिटल फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें हॉस्पिटल का पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल मींस हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और नर्सिस, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, पेशेंट इधर उधर भाग रहे हैं, इमरजेंसी में जा रहे हैं, किसी को हाथों में खून बह रहा है, किसी को चोट लगी हुई है, तो हॉस्पिटल से हमारा यही आता है। अब डेफिनेशन देखते हैं हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है। हॉस्पिटल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक समूह है जहां पे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सिस और अदर स्टाफ्स ये सब मिलते हैं। Which provides health care services, जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड सर्विस हमें देते हैं, जैसे हमारे फीवर हो गया या हमारा सर्जरी वगैरह होनी है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मैटरनिटी प्रॉब्लम और बहुत सारी डिसीजेस, बीमारी होती हैं, उन सभी को देखने के लिए हॉस्पिटल खुलते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रेन समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे क्या है ट्रेन? मतलब जिसको पहले से ही एक्सपीरियंस हो, जैसे डॉक्टर्स है उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फार्मासिस्ट है वो दवाई देगा तो उसको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, नर्सिस है उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। विद वेल एजुकेटेड स्टाफ्स होना चाहिए, सभी के पास डिग्री, डिप्लोमा वगैरह ये सब होना चाहिए। एंड स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के साथ, जैसे ये हमारे पास ये पिक्चर दी हुई है, इसमें बेड है, आईसीयू वार्ड है, सभी इक्विपमेंट्स अच्छे से रखे हुए हैं, तो स्पेसिफिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के साथ हमें करना है। हॉस्पिटल फार्मेसी, तो स्टूडेंट हमारा जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक हॉस्पिटल में और एक फार्मेसी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में एक फार्मेसी, मेडिकल स्टोर जहां से पेशेंट दवाई ले सकते हैं, उसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन विच मेडिसिन, स्टोरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग आर परफॉर्म्ड। हॉस्पिटल जो है एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमें सर्विस देता है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड संबंधित सर्विस मिलती है हमें, कि हाँ हम नर्सिस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वहां पे हमें दवाइयां मिलती हैं, ये सब कुछ मिलता है। जहां पे मेडिसिन को स्टोर, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, मेडिसिन को स्टोर करके रखते हैं, कंपाउंडिंग इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद डिस्पेंसिंग, जो जैसे कोई पेशेंट है उसको शुगर है या किसी भी चीज की बीमारी है, तो वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेगा, फिर उसके बाद फार्मासिस्ट के पास आएगा, तभी तो वो दवाई को डिस्पेंस फार्मासिस्ट के द्वारा ले पाएगा ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है, परफॉर्म्ड एंड मेडिकल डिवाइसेस, में कुछ मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी सब हॉस्पिटल फार्मेसी में रखे जाते हैं। एंड एडवाइसेस आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, एडवाइसेस दी जाती है पेशेंट्स को कि आपको ये दवाई सुबह लेनी है, ये दवाई शाम को लेनी है, या ये इंजेक्शन इस तरह से लगाना है, जो भी शुगर वगैरह के इंजेक्शन आजकल खुद लगा लेते हैं, तो इसमें एडवाइस देते हैं
पेशेंट्स को विद सेफ एंड इफेक्टिव मैनर, अच्छे से समझाते हैं, अच्छे तरीके से सेफ तरीके से समझाते हैं और इफेक्टिव मैनर में समझाते हैं, जिससे कि वो कोई गलत दवाई ना ले ले और सही से अपना दवाई का प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिखा है उसको अकॉर्डिंग टू टाइम अपने हेल्थ अपने डे बाय डे ऐड करे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में हमारे कई तरह के बहुत सारे स्कोप्स हैं, तो वो एक एक करके हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्कोप है वो है इट प्रोवाइड ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है हमारा, वो क्या प्रोवाइड कराता है हमें? हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द हेल्थ केयर टीम एंड पेशेंट। जो हमारी हेल्थ केयर टीम से जैसे डॉक्टर, नर्सिस, फार्मासिस्ट, हमारी टीम को बताते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज पता चलती है एंड पेशेंट को बताते हैं हम। फिर जब डॉक्टर, नर्सिस और फार्मासिस्ट को पता होगा कि हाँ भाई कौन सा काम कैसे करना है, कौन सी दवाई कैसे लेनी है, तभी तो हम पेशेंट को बता पाएंगे। सेकंड वन, इट चेक द मेडिकल आइटम्स रिसीव्ड एंड मेंटेन्स एंड रिकॉर्ड। जो भी मेडिकल आइटम्स हमारे पास आते हैं, जैसे दवाइयां हैं या कोई भी इक्विपमेंट्स आ रहा है, इंजेक्शन वगैरह आ रहे हैं, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखा जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी में। थर्ड, it dispenses drugs and other pharmaceutical products to patient। it समझ रहे हो, it dispenses drugs, हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाइयां बेची जाती हैं एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू पेशेंट, जैसे इंजेक्शन वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हॉस्पिटल फार्मेसी में मिलती हैं, वो हम पेशेंट को देते हैं। थर्ड है, फोर्थ है हमारा, it has a record of narcotic and alcoholic drug received and issued। नार्कोटिक एंड अल्कोहलिक ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे नशीले पदार्थ होते हैं, तो उनका भी एक बेसिकली एक वो रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है कि कोई इसका मिसयूज ना करे या फिर इसका कोई मिसयूज करके ज्यादा अमाउंट में ना ले ले जिससे उसको साइड इफेक्ट हो जाए बॉडी में। तो इन सब चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, it manufactures the drugs in case of shortage and drugs available in high cost। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, ड्रग्स को हम मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब हमारे पास ड्रग्स खत्म हो जाएगी या फिर शॉर्टेज हो जाएगी ड्रग्स की। हॉस्पिटल फार्मेसी में जब ड्रग की शॉर्टेज हो जाएगी तब हम इस काम को करेंगे। अवेलेबल इन हाई कॉस्ट, या फिर मार्केट में हमें वो कॉस्टली मिल रही है, महंगी मिल रही है, जितने रुपए की वो आती है उसकी जगह अगर जो ज्यादा पैसे की हमें मिल रही है तो हम उसको खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है, इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द इलनेस एंड प्रोमोट्स द हेल्थ। जो हॉस्पिटल फार्मेसी वाले क्या करते हैं, उनका काम होता है मिनिमाइजिंग द इलनेस को खत्म करते हैं एंड प्रोमोट्स द हेल्थ, और हमें एक हेल्दी लाइफ जीते हैं हम। जब दवाई लेंगे तो फार्मासिस्ट का काम होता है हमें दवाई देना, हमारी जो बीमारी है, फीवर है, कुछ भी है, उसको ठीक करते हैं, और प्रोमोट्स क्या करते हैं कि हेल्थी लाइफ प्रोमोट करते हैं। 7 पॉइंट है, इट हेल्प्स इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। हॉस्पिटल फार्मेसी वाले क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स पे भी ध्यान देते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, इट हैज अ रिकॉर्ड ऑफ ईच डिस्पेंस मेडिसिन। जितनी भी हम दिन में या जितनी भी हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाई आके रखी जाती है और वो सुबह से शाम तक जितनी भी बिकती है, हमारे पास सभी का एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स में हमने हॉस्पिटल्स को कई क्लासिफिकेशन में बांटा है। जैसे हॉस्पिटल कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। हॉस्पिटल को हम डिफरेंट वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सर्विस, कौन सा हॉस्पिटल हमें किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है वो देखते हैं हम इसमें। अब इसमें जो फर्स्ट है हमारा जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में क्या होता है, दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड जनरल केयर टू पेशेंट विद एनी टाइप ऑफ इलनेस। ये हमें जनरल टाइप की प्रॉब्लम से बचाते हैं, जैसे कि मेडिकल, सर्जिकल, पेडियाट्रिक, साइकेट्रिक एंड मैटरनिटी। मेडिकल में जैसे हमारा कोई नॉर्मल फीवर, कफ वगैरह ये हो जाता है तो ये आते हैं। सर्जिकल में हमारा सर्जरी वगैरह, कोई फुंसी फोड़ा हो गया तो उसकी सर्जरी हो सकती है। पीडियाट्रिक में बाल चिकित्सक, जहाँ पे बच्चों को दिखाया जाता है, बच्चों की बीमारी को ठीक किया जाता है। साइकेट्रिक एंड मैटरनिटी, साइकेट्रिक मतलब मानसिक विभाग, हमारे जो दिमाग में प्रॉब्लम या कुछ भी दिमाग से रिलेटेड माइंड में दिक्कत हो जाती है, मानसिक रोग हो जाता है, उसको दिखा सकते हैं। सेकंड आता है हमारा बी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में हम जो खतरनाक, हमारी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है, हम उसी चीज का इलाज करवा सकते हैं। करवा सभी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में
नॉर्मल जो ज्यादा कंडीशन, जो ज्यादा बेकार कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं उनका इलाज होता है। जैसे कि रेस्ट्रिक्ट द केयर दे प्रोवाइड टू स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन जैसे कैंसर हो गया आपका, साइकेट्रिक हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, मैटरनिटी हो गया, ये सब जो कंडीशन है इन सब में हमारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में इनका उपचार होता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स है इसके। सी है हमारा जनरल स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। जनरल स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हमारे कौन से होते हैं, जिसमें हम जनरल हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल दोनों के पेशेंट्स को ला सकते हैं जनरल स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में, जो कि ये वाली सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे और ये वाली सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जनरल स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ये क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स है हमारी। उसके बाद आते हैं हम बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, कि हम हॉस्पिटल में कितने दिन तक रुक सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल, आपको नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल। शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल वो होते हैं जिसमें हम ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते, नहीं ठहर सकते, हमें जल्दी ही वहां से अपना इलाज करा के जाना होता है। और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल होते हैं हमारे जहां पे हम लंबे समय तक रुक सकते हैं, 1 महीने से ज्यादा रुक सकते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल होते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है डेफिनेशन में। They are those hospital where the average length of stay of the patient is less than 30 days. शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल में हम 30 या 30 दिन से कम रुक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। अब जो जनरल हॉस्पिटल हमने पीछे पढ़ा था उसमें क्या था, जनरल हॉस्पिटल्स आर शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, जो नॉर्मल खांसी जुकाम की दवाई लेके चले जाते हैं वो हमारे जनरल हॉस्पिटल्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इलाज चलेगा उनको, ज्यादा लंबा इलाज नहीं चलेगा, इसलिए उनको शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल बोलते हैं। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में क्या होता है, दे आर दोज हॉस्पिटल वेयर द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट इज 30 डेज और लॉन्गर। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल वो होते हैं जिसमें कोई पेशेंट 30 दिन या उससे ज्यादा दिन रुक सकता है, उसको कोई घातक बीमारी है तो उसको हॉस्पिटल में ज्यादा दिन तक रुकना पड़ेगा। तो इसलिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जिसमें पेडियाट्रिक था, कैंसर था, ये सारे रोगों का इलाज हो सकता है बहुत दिन तक, ज्यादा दिन तक, 30 दिन से ज्यादा रुक सकते हैं इसमें। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल होते हैं, उसमें हम 30 दिन से ज्यादा रुक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेस्ड पे हॉस्पिटल्स की क्लासिफिकेशन। इसमें पहले तो आते हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सरकार द्वारा खोले जाते हैं, फिर आते हैं हमारे नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि कोई प्राइवेट खोले जाते हैं, प्राइवेट खुलते हैं, जैसे कोई ओनर है या फिर आप सोच लीजिए कि आपने ही कोई हॉस्पिटल खोल दिया परमिशन लेके, उस तरह से नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। ये गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और एक ओनर के अंदर काम करते हैं। ओके, अब नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, नॉन प्रॉफिट, एक तो नॉन प्रॉफिट और एक फॉर प्रॉफिट। जो नॉन प्रॉफिट वाले हॉस्पिटल होते हैं उनको हम मिशनरी हॉस्पिटल्स भी बोल सकते हैं, जो कि सेमी गवर्नमेंट कहलाते हैं। वहां पे जो स्टाफ वगैरह होता है, यहाँ पे इतनी ज्यादा, मतलब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 800 रुपए 1000 रुपए फीस ले लेता है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल होते हैं इसमें ज्यादा रुपए का ज्यादा पैसे की पर्ची नहीं कटती, 10 या 20 रुपए की पर्ची कटती है, तो ये सेमी गवर्नमेंट होते हैं। और प्रॉफिट वालों में पर्ची ज्यादा कटती है, डॉक्टर अपनी फीस लेता है, मेडिकल स्टोर से दवाई आती है, बहुत सारा होता है। तो ये हॉस्पिटल जो फॉर प्रॉफिट होते हैं इसमें कमाई ज्यादा होती है। बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी, बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी। अब हम हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन देखेंगे बेड कैपेसिटी के बेस पे, कि बेड कैपेसिटी के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं हॉस्पिटल्स को। अब देखिए, जैसे टाइप ऑफ हॉस्पिटल और दूसरा इधर दिया हुआ है नंबर ऑफ बेड्स, यानी कि टाइप ऑफ हॉस्पिटल। इतने तरह के टाइप हो सकते हैं हॉस्पिटल के, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल, वेरी बिग हॉस्पिटल। ठीक है, इतने तरह के टाइप हो सकते हैं। अब इसमें स्मॉल हॉस्पिटल में हमारे जो बेड की नंबर ऑफ बेड्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 100 या फिर 100 से कम। स्मॉल हॉस्पिटल में 100 या 100 से कम नंबर ऑफ बेड्स हो सकते हैं। मीडियम हॉस्पिटल में 100 से लेके 199 के बीच हमारे नंबर ऑफ बेड हो सकते हैं। बिग हॉस्पिटल में 200 से लेके 500 नंबर ऑफ बेड हो सकते हैं, और वेरी बिग हॉस्पिटल में 500 या उससे ज्यादा बेड हो सकते हैं। तो ये बेड कैपेसिटी के बेस पे हॉस्पिटल्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग रहा है स्मॉल हॉस्पिटल है
तो वहां पे कम बेड होंगे, कम फार्मासिस्ट होंगे, कम डॉक्टर्स होंगे, कम नर्सिस होंगी। मीडियम में थोड़ा ज्यादा हॉस्पिटल में मेंबर्स होंगे, जैसे ज्यादा नर्सिस, ज्यादा फार्मासिस्ट, इस तरह से बिग हॉस्पिटल में और भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे। सफाई का डिपार्टमेंट अलग होगा, फार्मेसी का अलग होगा, नर्सिस का अलग होगा, डॉक्टर्स का अलग होगा। और वेरी बिग हॉस्पिटल में वो तो हो ही जाएगा बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसमें 500 से ज्यादा बेड्स होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो क्या चल रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी का हमारे देश में या फिर बाहर फॉरेन कंट्रीज में। फर्स्ट पॉइंट इसमें द फार्मासिस्ट आर द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड। जो हमारा फार्मासिस्ट ग्रुप है वो थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप बन चुका है वर्ल्ड में हमारा, चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो या फिर इंडिया में ही क्यों ना हो। Along the growth of pharmacist, जैसे जैसे दिन पे दिन फार्मेसी ग्रोथ बढ़ती जा रही है फार्मासिस्ट की, जैसे कोई डी फार्म कर रहा है, कोई बी फार्म कर रहा है, कोई एम फार्म कर रहा है, तो धीरे धीरे फार्मासिस्ट की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। उसी तरीके से हॉस्पिटल फार्मेसी आल्सो ग्रोइंग स्टडी। अब जैसे जैसे वो ज्यादा हॉस्पिटल खुलेंगे तो वहां पे हॉस्पिटल फार्मेसी भी होगा, वहां पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी होगी। तो वैसे वैसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी बढ़ती जा रही है और दिन पे दिन फार्मासिस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी, इंडिया में भी, हर जगह। सेकंड पॉइंट, द मेन जॉब ऑफ फार्मासिस्ट टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्पेंस द ड्रग। पहले क्या होता था, पहले लोग ये सोचते थे कि फार्मासिस्ट का काम सिर्फ ड्रग को बनाना है और बेचना है, लेकिन धीरे धीरे करते हमें बहुत सारी चीजें पता चली फार्मासिस्ट के बारे में, जैसे बट दिस रोल इज इवॉल्व नाउ एंड दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द केयर ऑफ पेशेंट। ये पहले माना जाता था ऐसा कि फार्मासिस्ट का काम तो भाई मेडिकल स्टोर वालों का काम तो सिर्फ दवाई बनाकर बेचने का होता है, लोग बाग ऐसे ही जज करते थे सबको। तो क्या था, अब इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है केयर ऑफ पेशेंट में, यानी कि पेशेंट की केयर करने में फार्मासिस्ट भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर देते हैं और नर्सिस देते हैं। थर्ड पॉइंट, many of countries are not accepting the pharmacist। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो फार्मासिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए कि वो हेल्थ केयर टीम में है या नहीं है, वो मानती ही नहीं है कि फार्मासिस्ट हमारी हेल्थ केयर टीम में है, वो सिर्फ डॉक्टर को और नर्सिस को मानती हैं। although they are capable to work in this field, इसलिए फील्ड में वर्क करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा, in India a hospital pharmacist has a limited role in comparison to western countries। इंडिया में जो हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं लिमिटेड रोल ही निभा पा रहे हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे सिर्फ। और जो वेस्टर्न कंट्री जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पे फार्मासिस्ट की पूछ ज्यादा है, वहां पे उनकी सैलरी भी ज्यादा है और वहां पे उनकी सब इज्जत भी करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में भी इतना स्कोप नहीं है फार्मासिस्ट का, ना ही फार्मासिस्ट को इतने लोग जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट, many of countries granted the pharmacist to prescribe drugs for patient। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि उन्होंने फार्मासिस्ट को परमिशन दी हुई है कि वो पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उनकी सिम्टम्स को पूछकर। सिक्स्थ पॉइंट, हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी जो है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉस्पिटल का, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं होगा तो पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाई डॉक्टर लिख के देगा वो कैसे लेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हॉस्पिटल फार्मेसी होना हॉस्पिटल के अंदर। डेवलप्ड कंट्रीज हैव क्लियरली डिफाइंड द रोल ऑफ हॉस्पिटल। जो डेवलप्ड कंट्रीज है हमारी, बड़ी बड़ी कंट्रीज है जहां पे हमारा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, जैसे फॉरेन कंट्रीज है, वहां पे डिफाइन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। रोल ऑफ फार्मासिस्ट डिफाइन किया गया है कि फार्मासिस्ट का ये रोल है, इसका ये काम है, और इंडिया में अभी तक इतना नहीं जानते हैं लोग फार्मासिस्ट का क्या काम है। बट मैनी ऑफ कंट्रीज हैव नॉट डिफाइंड देयर रोल्स। जैसे इंडिया ही ले लीजिए, इंडिया में ज्यादातर लोग नहीं जानते कि फार्मासिस्ट का मेन काम क्या होता है और क्या क्या फार्मासिस्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है फार्मेसी डिपार्टमेंट का, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ढांचा किस तरह से तैयार किया गया होगा, कौन कौन लोग वहां रहते होंगे, क्या क्या काम करते होंगे, कौन मैन्युफैक्चरिंग में रहता होगा, कौन डिस्पेंसिंग में रहता होगा, कौन कंपाउंडिंग में, ये सब चीज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फार्मेसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपेंड अपॉन द ड्यूटीज। ड्यूटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी ड्यूटीज कौन कहां लगाएगा और किसका क्या काम होगा। और क्या होता है, जैसे डी फार्म होता है, बी फार्म होता है, एम फार्म होता है, इनकी भी अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग जगह डिमांड होती है, आगे पढ़ेंगे हम।
फंक्शन कैरिड आउट बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट वाले ही तैयार करते हैं कि कैसे कैसे काम होगा। सेकंड पॉइंट है द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शुड बी अ फार्मासिस्ट। जो फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी का जो हेड होगा ना वो फार्मासिस्ट ही होगा, कोई और नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, नर्स नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हेड जो होगा डिपार्टमेंट का वो फार्मासिस्ट ही होगा। थर्ड पॉइंट है इन लार्ज हॉस्पिटल, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, देयर इज अ सेपरेट इंचार्ज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। वहां पे सेपरेट इंचार्ज रहते हैं, जैसे अलग अलग, जैसे बहुत सारी 6-7 बिल्डिंग है हॉस्पिटल की और उसमें अलग अलग वार्ड बांटे गए हैं कि नीचे सर्जरी का है, ऊपर मेडिसिन का है, इस तरह से। तो एक डिपार्टमेंट फार्मेसी का नीचे बना दे हॉस्पिटल में, एक उसके ऊपर बना दे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे हुए होते हैं हर बिल्डिंग पे हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो वही बताया है इसमें, विद इन हॉस्पिटल फार्मेसी अपॉइंटेड। The head of the hospital pharmacy department should possess M.Pharm। जो हॉस्पिटल फार्मेसी का हेड होता है वो M.Pharm होना चाहिए, यानी कि मास्टर इन फार्मेसी होना चाहिए। The head of drug store should be D.Pharm। जो ड्रग स्टोर, जहाँ पे हमारी ड्रग स्टोर करके रखी जाती है, वहाँ पे D.Pharm कैंडिडेट चल जाता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन M.Pharm इन फार्मास्यूटिक। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, वहाँ पे हमारा M.Pharm कैंडिडेट चाहिए। M.Pharm इन फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स से उसने M.Pharm किया होना चाहिए, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चलती है दवाइयों की वहां पर। ओनली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट शुड हैव अ हेड फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, वहां पे एनालिटिकल केमिस्ट्री से किया हुआ M.Pharm कैंडिडेट चाहिए, एटलीस्ट मास्टर डिग्री इन फार्मेसी। यानी कि M.Pharm उसने किस सब्जेक्ट से किया हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री से किया हो, वही क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को देखेगा हॉस्पिटल फार्मेसी में। उसके बाद द इंचार्ज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन इज असिस्टेड बाय 2 बैचलर इन फार्मेसी। जहां पे हमारा जो हमारे इंचार्ज होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन पर, यानी कि जहां पे हमारी दवाइयां बनेगी, वहां पे जो इंचार्ज होंगे वो कम से कम 2 बैचलर होने चाहिए, वहां पे 2 B.Pharm कैंडिडेट चाहिए वहां पे। द इंचार्ज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन इज असिस्टेड बाय 2 B.Pharm। जहां पे क्वालिटी कंट्रोल का काम चल रहा है, यानी कि दवाइयों का इंस्पेक्शन वगैरह, उसकी इंप्योरिटीज वगैरह चेक कर रहे हैं, वहां पे मिनिमम 2 B.Pharm कैंडिडेट वहां पे भी होने चाहिए। इन डिप्रेस चार्ज ऑफ डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज असिस्टेड बाय 2 D.Pharm। जहां पे मेडिकल स्टोर्स पे प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं पेशेंट, वहां पे मिनिमम 2 D.Pharm यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के बंदे डिस्पेंसिंग दवाई देने के लिए चाहिए। अब यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा इसको समझते हैं, जैसे कि हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हमारा हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट है, यानी कि जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है डिपार्टमेंट है ये एक, ठीक है। इसमें जो हेड होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, यानी कि M.Pharm इन फार्माकोलॉजी, मास्टर इन M.Pharm फार्माकोलॉजी से होना चाहिए सब्जेक्ट से। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन काम करेंगे, हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में जो M.Pharm फार्माकोलॉजी से है उसके अंदर में कौन कौन काम करेंगे, इंचार्ज ऑफ DIC, इंचार्ज ऑफ ड्रग स्टोर, इंचार्ज ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पेंसिंग, इंचार्ज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, इंचार्ज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन एंड इंचार्ज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे जो इंचार्ज होंगे ये इसके अंदर में काम करेंगे, जो ये हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इसके अंदर में काम करेंगे ये सब। अब इंचार्ज ऑफ DIC जो है, इंचार्ज ऑफ DIC वो कौन होना चाहिए, एक B.Pharm कैंडिडेट हमारा इंचार्ज ऑफ DIC होना चाहिए। इंचार्ज ऑफ ड्रग स्टोर, जो हमारा इंचार्ज ऑफ ड्रग स्टोर, जहां पे हमारी ड्रग स्टोर की जाती है, वहां पे कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, वहां पे एक D.Pharm कैंडिडेट होना चाहिए जिसने D.Pharm डिप्लोमा किया हो। इंचार्ज ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पेंसिंग, यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट डिस्पेंस होगा, वहां पे हमें एक B.Pharm बंदा चाहिए, एक B.Pharm का कैंडिडेट होना चाहिए। उसके बाद इंचार्ज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, इंचार्ज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, वहां पे एक B.Pharm कैंडिडेट होना चाहिए। इंचार्ज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, जहां पे दवाइयां बन रही है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दवाइयां बन रही है, वहां पे 2 बंदे चाहिए, एक तो M.Pharm, उसने M.Pharm किया हो फार्मास्यूटिक्स से, और दूसरा B.Pharm। अब इंचार्ज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जहां पे दवाइयों की चेक हो रही है, इंप्योरिटीज वगैरह देखी जा रही है कि वो ठीक है नहीं है, कोई इंप्योरिटी तो नहीं है, वहां पे M.Pharm एनालिटिकल केमिस्ट्री से एक कैंडिडेट चाहिएगा जिसने M.Pharm किया हो एनालिटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और दूसरा चाहिएगा B.Pharm कैंडिडेट।
तो ये हमारा एक हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट का फ्लो चार्ट है, जिसको हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा। थैंक यू। होपफुली इस लेक्चर में आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव पर। थैंक यू।